हेलो एंड वेलकम टू करियर प्लस। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बिगिनिंग ऑफ रेवोल्यूशनरी सेंटिमेंट्स एंड मूवमेंट्स ड्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल। तो लास्ट वीडियो में भी फ्रेंड्स हम डिस्कस कर रहे थे कि रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज बियॉन्ड इंडियन फ्रंटियर्स जो हुई हैं प्राइमरीली नॉर्थ अमेरिका में जो देखने को मिलेंगी कॉरेस्पॉन्डिंग टू द रीजन्स ऑफ यूएस एंड कनाडा। तो आज की वीडियो में हम गदर रिवोल्ट को डिस्कस करेंगे, क्योंकि लास्ट वीडियो में जो हम इवेंट्स को डिस्कस कर रहे थे तो हम पहुंचे थे गदर रिवोल्ट पर। यह गदर रिवोल्ट जो है दैट प्रूव्ड टू बी हाईली सेक्युलर इन नेचर, क्योंकि हमें देखने को मिलेगा कि ये रिवोल्ट जो है दिस वाज डोमिनेटेड बाय वन रिलीजियस कम्युनिटी, और ये थे सिख। और सिख जो इस रिवोल्ट के टाइम पे इंस्पायर होते हैं जिस स्लोगन से, दैट वाज वंदे मातरम। दैट मीन्स कि किसी भी रिलीजियस स्लोगन से वो इंस्पायर्ड नहीं थे, सत श्री अकाल वगैरह से इंस्पायर्ड नहीं थे। तो देखने को मिलेगा कि गदर रिवोल्ट जो है इट प्रूव्ड टू बी हाईली सेक्युलर, काफी सेक्युलर इन नेचर देखने को मिलेगा गदर रिवोल्ट, एंड इट वाज डोमिनेटेड बाय वन रिलीजियस कम्युनिटी। सिखों के द्वारा ही सबसे ज्यादा पार्टिसिपेशन इसमें देखने को मिलेगा, क्योंकि हम बात कर रहे थे नॉर्थ अमेरिका में जो सिख इमिग्रेंट्स थे उनके ही द्वारा ये मूवमेंट चलाया जाएगा। तो देखिए डोमिनेटेड बाय सिख्स, लेकिन इसके अलावा देखने को मिलेगा कि कुछ इस्लामिक फॉलोअर्स भी इसमें आपको टाइम के साथ में जुड़ते हुए देखने को मिलेंगे, जो कि नॉर्थ अमेरिका में ठीक है काम करने के लिए गए हुए थे। तो नॉर्थ अमेरिका में वो भी इनके साथ टच में आएंगे और वो भी गदर रिवोल्ट में पार्टिसिपेट करेंगे। और इसी समय हमें देखने को मिलेगा कि ये मूवमेंट जो चल रही थी तो इन लीडर्स ने कुछ गदर रेवोल्यूशनरीज को इंडिया में डिपोर्ट किया ट्रेन करने के बाद में, ताकि वो इंडिया में जाकर के एक रिवोल्ट की प्रेपरेशन कर सके। तो कुछ इंपॉर्टेंट लीडर्स जो डिपोर्ट किए गए उसमें हमें देखने को मिलेंगे करतार सिंह सराबा, करतार सिंह सराबा एंड रघुबीर दयाल गुप्ता, रघुबीर दयाल गुप्ता। तो ये देखने को मिलेंगे हमें। तो लास्ट क्लास में मैंने तारकनाथ दास के लिए लिखने में तारानाथ ही लिखा था, एक हल्की सी मिस्टेक हुई थी, आप उसे करेक्ट कर दीजिएगा। ही इज तारकनाथ दास, जो बाद में मैंने वीडियो में देखा था हल्की सी मिस्टेक थी, मैंने तारानाथ लिखा था। हाँ, लेकिन बोलने में मैंने तारकनाथ ही बोला था। तारकनाथ दास थे, रामनाथ पुरी थे, जीडी कुमार जिनके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, तो आप देखिए करतार सिंह सराबा और रघुबीर दयाल गुप्ता जो हैं दे लेफ्ट फॉर इंडिया, ये इंडिया आ जाते हैं, एंड बंगाल रेवोल्यूशनरीज वर कॉन्टेक्टेड। तो इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा कि बंगाल रेवोल्यूशनरीज जो थे उनके साथ में संपर्क किया गया इस समय। और ये जो गदर रिवोल्ट है, कहा गया कि इंडिया में इसका लीडरशिप किसको दिया जाएगा। जो दो रेवोल्यूशनरीज थे उसमें एक आपको रास बिहारी बोस देखने को मिलेंगे, रास बिहारी बोस देखने को मिलेंगे, एंड द सेकंड लीडर वाज सचिंद्रनाथ सान्याल, जिन्हें सचिन सान्याल भी कहा जाता है। तो दूसरे लीडर ये थे सचिन सान्याल। तो ये लीडर्स जो इंडिया में आते हैं, ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनवाइट किया जा सके, ठीक है, सोल्जर्स के साथ में, फोर्सेस के साथ में कांटेक्ट किया जा सके, वेपन्स प्रोक्योर किए जा सके, और सोल्जर्स भी जो ब्रिटिशर्स की आर्मी से, ठीक है, यानी इंडिया की लिबरेशन के लिए ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट ही फाइट करें, तो उनको भी तैयार करना था। तो ये सब कुछ करने के लिए रास बिहारी बोस, सचिन सान्याल जो है इस रिवोल्ट के लीडर जो है उनको चुना गया, और इंडिया में आए थे करतार सिंह सराबा और रघुबीर दयाल गुप्ता। इस समय आपको देखने को मिलेगा 3 इवेंट्स होती हैं जिनका असर हमें देखने को मिलेगा गदर रिवोल्ट के ऊपर। गदर रिवोल्ट के ऊपर 3 इवेंट्स का काफी इंपॉर्टेंट हमें इफेक्ट देखने को मिलेगा, एंड दीज इवेंट्स वर फर्स्ट कोमागाता मारू हमें देखने को मिलेगा। कोमागाता
मारू इंसिडेंट। अब देखिए ये कोमागाता मारू इंसिडेंट क्या है। 1914 की बात है ये, जिस समय वर्ल्ड वॉर वन जो है वो स्टार्ट हो चुकी थी, और वर्ल्ड वॉर वन के स्टार्ट होते ही हमें देखने को मिलेगा कि कैनेडियन अथॉरिटीज़ ने डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट जो है वो इमर्ज हो चुकी थी, तो कैनेडियन अथॉरिटीज़ ने डिक्लेयर किया था कि अब वो इंडिया से कोई भी न्यू पैसेंजर्स को अलाउ नहीं करेंगे। तो ऐसे में उनके इस डिसीजन को अपोज करते हैं सिख इमिग्रेंट्स जो कनाडा में रह रहे थे, और उनके कॉन्टिन्यूअस प्रेशर बनाने के चलते जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ कनाडा है उसने एक वर्डिक्ट जो है वो पास किया, एक फैसला दिया जिसमें कहा कि सिलेक्टिव न्यू पैसेंजर्स जो हैं वो इंडिया से कनाडा जा सकते हैं, क्योंकि सिख इमिग्रेंट्स चाहते थे कि इंडिया में जो उनके रिलेटिव्स हैं वो उनके साथ में मिले। इसलिए आपको देखने को मिलेगा कि जैसे ही ये परमिशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ कनाडा के द्वारा दी जाती है तो इंडिया से बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो तैयार हो जाते हैं कनाडा जाने के लिए। और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि इन लोगों को जिस शिप से लिया जाता है वो शिप हायर करते हैं, एक कॉन्ट्रैक्टर थे इंडिया के जिनका नाम है बाबा गुरदीत सिंह, ठीक है। वो सिंगापुर में कॉन्ट्रैक्टर थे और वो एक जापानीज शिप को हायर करते हैं, एंड दैट जापानीज शिप वाज कोमागाता मारू। तो यहाँ पर देखिए कोमागाता मारू एक जापानीज शिप था, जापानीज शिप which was chartered by बाबा गुरदीत सिंह। बाबा गुरदीत सिंह ये इसको चार्टर करते हैं, ठीक है। ही वॉज ए कॉन्ट्रैक्टर इन सिंगापुर, साउथ ईस्ट एशिया में ये कॉन्ट्रैक्टर थे। तो ये क्या करते हैं, इन लोगों को कनाडा पहुंचाने के लिए इस जापानीज शिप कोमागाता मारू को, ठीक है, हायर करेंगे, इसमें ले जाएंगे। और मैंने आपको कहा कि इस समय कैनेडियन अथॉरिटीज़ ने क्या किया था, कैनेडियन गवर्नमेंट जो है उसका स्टैंड क्या था, उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया था, रिफ्यूज़ टू अलाउ न्यू पैसेंजर्स फ्रॉम इंडिया। इंडिया से कोई भी नए पैसेंजर्स यात्री नहीं आने चाहिए। लेकिन हमें देखने को मिलेगा कि सिख इमिग्रेंट्स के कॉन्टिन्यूअसली प्रेशर बनाने के बाद में सुप्रीम कोर्ट जो है कनाडा का, उसने एक वर्डिक्ट पास किया दैट सिलेक्टिव न्यू पैसेंजर्स शुड बी अलाउड, ठीक है। तो यहां पर हमें देखने को मिलेगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ कनाडा, ठीक है, गेव वर्डिक्ट, फैसला देता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ कनाडा टू अलाउ सिलेक्टिव न्यू पैसेंजर्स फ्रॉम इंडिया। क्योंकि सिख इमिग्रेंट्स क्या चाहते थे, वो चाहते थे कि उनके रिलेटिव्स को उनके पास में आकर के कनाडा में उनको मिलने का मौका दिया जा सके। एंड दिस वाज द टाइम व्हेन वर्ल्ड वॉर वन ब्रोक आउट। और इन सर्कमस्टांसेस के चलते कनाडा नहीं चाहता था कि नए कोई भी इंडियन पैसेंजर जो हैं वो कनाडा आए। और कनाडा में या नॉर्थ अमेरिका में ऑलरेडी रह रहे जो भी सिख इमिग्रेंट्स थे वो पहले या तो सोल्जर रहे थे या तो फिर वो पीजेंट्स थे, जो कि बेटर एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ के लिए नॉर्थ अमेरिका में गए हुए थे। तो देखिए इस समय क्या होता है, बहुत सारे इंडियन जो हैं, कुछ तो न्यू और कुछ रूटीन पैसेंजर्स जो हैं वो तैयार हो जाते हैं कनाडा जाने के लिए, और कोमागाता मारू में बाबा गुरदीत सिंह उनको लेके जाएंगे, ठीक है। और टोटल पैसेंजर्स जो थे जो अब यहाँ से जाएंगे उनका नंबर क्या था, 376 पैसेंजर्स जो थे वो अब इंडिया से कनाडा जाने थे। बाबा गुरदीत सिंह हु वाज ए कॉन्ट्रैक्टर इन सिंगापुर, तो वो इस जापानीज शिप कोमागाता मारू से जो है ये वोयेज, ये जर्नी जो है स्टार्ट करते हैं किस तरफ, कनाडा की तरफ। तो जर्नी जो है, वोयेज जो है ये हो गया, समुद्री यात्रा को वोयेज कहा जाता है। ये होनी थी सिंगापुर टू कनाडा, ठीक है।
अब देखिए जिस समय ये जर्नी स्टार्ट हुई सिंगापुर से कनाडा के लिए और ये कनाडा के पास में पहुंचे, व्हेन दे ऑलमोस्ट रीच्ड कनाडा आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, तो एक लंबे टाइम के बाद में जब ये कनाडा पहुंचने वाले थे, एट दैट टाइम कैनेडियन अथॉरिटीज, कैनेडियन गवर्नमेंट रिफ्यूज टू एक्सेप्ट दीज पैसेंजर्स, तो उन्होंने उनको डीबोर्ड होने ही नहीं दिया। तो देखिए कैनेडियन अथॉरिटी, यहाँ की गवर्नमेंट ने क्या किया, दे रिफ्यूज्ड टू एक्सेप्ट दीज पैसेंजर्स। तो ऐसे में आपको देखने को मिलेगा कि पैसेंजर्स जो हैं वो ह्यूज अमाउंट ऑफ रिजेंटमेंट शो करेंगे, बहुत ज़्यादा गुस्सा आक्रोश उनके मन में आ जाएगा। एंड टू फाइट फॉर देयर राइट्स दे कॉन्स्टिट्यूटेड ए कमिटी ऑन बोट इटसेल्फ, जिस कमिटी को शोर कमिटी कहा जाता है। तो यहां पर एक शोर कमिटी बनाई जाती है, शोर कमिटी बनाई जाती है। अब देखिए जब कैनेडियन गवर्नमेंट ने इनको अलाउ नहीं किया कनाडा में, देन इट मीन्स कि अब उन्हें वापस आना था, कनाडा की धरती पर नहीं उतर पाए इस जहाज से ये लोग, ठीक है। 376 वापस आएंगे और यहाँ पर शोर कमेटी डिसाइड क्या करती है, शोर कमेटी कहती है कि अब हमें क्या करना है, एक हॉल्ट करना है जापानीज कोस्ट जो है योकोहामा की वहाँ पर, और वहाँ से कुछ नेसेसरी आर्टिकल्स जो है, नेसेसरी चीज़ें जो हैं कंजम्पशन की, वो हम लेंगे और फिर हम सिंगापुर की तरफ चल पड़ेंगे। तो देखिए शोर कमेटी में आपको इसके मेंबर्स देखने को मिलेंगे, हुसैन रहीम एक मेंबर देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसके अलावा और भी इंपॉर्टेंट मेंबर्स हैं शोर कमेटी के, जिसमें आपको शोर कमेटी के बारे में पहले आपको ये बता दें कि शोर कमेटी ने कौन से जगह पर, जापान के कौन से कोस्ट पर से नेसेसरी आर्टिकल्स जो है वो लेने का डिसीजन लिया था। और नेसेसरी आर्टिकल्स जो है वो देख लीजिए, जापान में योकोहामा जो है ये कोस्ट है, यहाँ पर इन्होंने कहा था कि हम हॉल्ट करेंगे इस कोस्ट पर, और योकोहामा से हम क्या लेंगे, नेसेसरी आर्टिकल्स, ठीक है। तो यहाँ से नेसेसरी आर्टिकल्स ऑफ कंजम्पशन जो हैं यहाँ से हम उठाएंगे एंड देन हम यहाँ से आगे निकल जाएंगे। और देखिए यहाँ पर आपको सोहनलाल पाठक भी देखने को मिलेंगे, सोहनलाल पाठक देखने को मिलेंगे। दे वर सम ऑफ द मेंबर्स ऑफ दिस कमिटी, दिस वॉज शोर कमिटी, ठीक है। अब यहाँ पर ये कोमागाता मारू का इंसिडेंट जो है ये 1914 में ही हुआ है, जिस साल में वर्ल्ड वॉर 1 जो है वो स्टार्ट हुई थी। वर्ल्ड वॉर 1 1914 से लेकर के 1918 तक चलती है। एंड वर्ल्ड वॉर 2 की अगर हम बात करें तो वो 1939 से लेकर के 1945 तक चलती है। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें अगर आपको याद रखनी है तो वो याद रखिएगा। तो कुछ मेंबर सोहन लाल पाठक, इसमें हुसैन रहीम देखने को मिलेंगे। अब देखिए यहाँ से जब उन्होंने डिसाइड किया शोर कमेटी ने कि हम नेसेसरी आर्टिकल्स को लेकर के जापान के योकोहामा की कोस्ट से इंडिया की तरफ बढ़ेंगे, तो यहाँ पर जैसे ही वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट हो गया तो ब्रिटिश अथॉरिटीज ने कहा कि ये जहाज कहीं पर भी रास्ते में अब नहीं रुकेगा, जापान में भी नहीं रुकेगा, इसको डायरेक्टली जल्द से जल्द इंडिया वापस लाओ। तो ऐसे में उन लोगों को जो नेसेसरी आर्टिकल्स वो भी नहीं मिले, तो ये जो इनकी रिजेंटमेंट थी वो फर्दर और ज़्यादा बढ़ गई, बहुत ज़्यादा गुस्सा और आक्रोश हो गया। और जब ये वापस आकर के पहुंचे कैलकाटा के बजबज कोस्ट पे, तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि पुलिस की एट्रोसिटीज के कारण यहां पर एक फुल फ्लैज्ड क्लैश जो है पुलिस और पैसेंजर्स के बीच में स्टार्ट हो गई, जिस क्लैश में 22 पैसेंजर्स की डेथ हो गई, 200 को इसमें अरेस्ट कर दिया गया एंड द रेस्ट मैनेज टू एस्केप, ठीक है। तो ये चीज हमें यहां पर देखने को मिलेगी। तो यहां पर हमें एक कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगी, एक फुल फ्लैज्ड क्लैश देखने को मिलेगा बजबज कोस्ट कैलकाटा, ठीक है। इस कोस्ट पे हमें क्या चीज देखने को मिलेगी, यहां पर हमें देखने को मिलेगा ड्यू टू पुलिस एट्रोसिटी,
क्योंकि ये लोग पहले से ही बहुत ज़्यादा परेशान थे और पुलिस एट्रोसिटी के कारण, ठीक है, आपको देखने को मिलेगा कि एक फुल फ्लैज्ड क्लैश जो है दैट बिगेन हियर एंड मैनी पैसेंजर्स रिफ्यूज टू बोर्ड द पंजाब बाउंड ट्रेन। तो यहां पर फुल फ्लैज्ड क्लैश जब होता है तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा 22 पैसेंजर्स डाइड हियर। यहां पर 22 पैसेंजर्स जो हैं उनकी मृत्यु हो जाती है इस समय, ठीक है। इसके बाद में पुलिस ने 200 पैसेंजर्स को अरेस्ट कर दिया। 200 पैसेंजर्स को पुलिस ने अरेस्ट कर दिया। दे गॉट अरेस्टेड एंड रेस्ट मैनेज टू एस्केप। बाकी जो है यहां से भागने में कामयाब हो गए। तो ये इवेंट हमें देखने को मिलेगा कि जिस समय ये इवेंट हुई उस समय पंजाब में और ये जो लोग सिख इमिग्रेंट्स नॉर्थ अमेरिका में थे उनमें और ज़्यादा आक्रोश बढ़ गया और उन्होंने डिसीजन लिया कि जिस तरह फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी इस समय स्टार्ट हो गई तो ब्रिटिशर्स की कॉलोनीज जहाँ जहाँ पर हैं तो वहाँ पर एक आर्म्ड रिवोल्ट किया जाए। और इंडिया में इन्होंने डिसाइड किया कि हम एक आर्म्ड रिवोल्ट करें और इस समय ये चाहते थे कि इंडियन लीडर्स भी जो हैं वो क्या करें, एक एजिटेशन को लीड करें इन जो पैसेंजर्स थे उनके सपोर्ट में। ऐसा होता नहीं है क्योंकि ये समय जो था आपको देखने को मिलेगा बाल गंगाधर तिलक हु वाज द ग्रेटेस्ट एक्सट्रीमिस्ट रूलर, ही वाज इन मंडाले जेल एट दैट टाइम एंड moderates were not prepared to carry out any mass movement। तो moderates इंटरेस्टेड ही नहीं थे किसी तरह की मास मूवमेंट में। एक्सट्रीमिस्ट के सबसे बड़े लीडर बाल गंगाधर तिलक मंडाले जेल में थे। किसी तरह की इस समय एजिटेशन होती नहीं है और हमें देखने को मिलेगा कि गदर रिवोल्ट के, गदर मूवमेंट के जो लीडर्स थे उन्होंने अपने कुछ लीडर्स को भेजा, जिन लीडर्स के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, जिसमें रघुबीर दयाल गुप्ता और हमने करतार सिंह सराभा की बात की कि वो आते हैं पंजाब में और वो यहाँ पर प्रिपेयर करते हैं कि किस तरीके से रिवोल्ट को हम आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पर देखिए क्या होता है। 21 फरवरी 1915 दिस वॉज द डेट व्हेन दीज लीडर्स डिसाइडेड टू कैरी आउट एंड आर्म्ड रिवोल्ट इन इंडिया। 21 फरवरी 1915 को डिसाइड किया गया कि इस दिन हम रिवोल्ट करेंगे। और रिवोल्ट कहाँ कहाँ पे होगा? स्टार्टिंग में प्राइमरीली फिरोजपुर पंजाब, ठीक है, इसके अलावा लाहौर, रावलपिंडी, इन जगहों पे रिवोल्ट होगा। लेकिन ये जो डेट इन्होंने अनाउंस की थी कि 21 फरवरी 1915 को हम रिवोल्ट करेंगे, तो ये रिवोल्ट इस डेट को नहीं कर पाते हैं। नहीं कर पाने का पीछे का कारण जो है दैट वाज ट्रीचरी, धोखा हुआ उनके साथ में। उनका ये प्लान जो था वो लीक हो गया और ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है इनके खिलाफ में अगेंस्ट देम ब्रिटिश गवर्नमेंट अडॉप्टेड स्टर्न मेजर्स। इनके खिलाफ में कड़ी कार्रवाई होगी, ब्रूटल मेजर्स इनके खिलाफ में लिए जाएंगे। दैट मीन्स दे वर सप्रेस्ड ब्रूटली इन द रीजन्स ऑफ पंजाब। तो ये चीज़ हमें देखने को मिलेगी कि इस समय गदर का जो रिवोल्ट है किस तरह से फेल हुआ। कोमागाता मारू का क्या असर हुआ? कोमागाता मारू के समय उन्हें एक मौका दिखा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। ब्रिटेन जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बिजी है, तो हमें इस समय कोशिश करनी चाहिए कि एक आर्म्ड रिवोल्ट हम करें। इस वजह से वो अपने लीडर्स को भेजते हैं। बंगाल रेवोल्यूशनरीज के साथ में भी कांटेक्ट किया जाता है, ठीक है। रास बिहारी बोस और सचिंद्र नाथ सान्याल जो है उन्हें इस रिवोल्ट का, इस मूवमेंट का लीडर जो है वो इंडिया में घोषित किया जाता है। और इस समय जब धोखे से यानी अंग्रेजों के पास में ये खबर पहुंच जाती है तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ब्रूटल मेजर्स जो है वो लेना स्टार्ट कर देती है। और इसी समय हमें देखने को मिलेगा कि रास बिहारी बोस जो है वो भाग करके जापान चले जाते हैं। रास बिहारी बोस ही फ्लैड टू जापान, ये जापान चले जाते हैं और यहाँ के बाद में आपको जापान में ही देखने को मिलेंगे। एंड अल्टीमेटली ये INA का लीडरशिप भी लेते हैं। लास्टली ही हैंडेड द लीडरशिप ऑफ INA यानी इंडियन नेशनल आर्मी टू
सुभाष चंद्र बोस। तो ये चीज़ देखने को मिलेगी। और दूसरे लीडर जो हैं सचिंद्र नाथ सान्याल, सचिन सान्याल जिन्हें कहा जाता है सचिन सान्याल, ही वॉज डिपोर्टेड फॉर लाइफ, को लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। और इसी समय हमें देखने को मिलेगा कि 45 रेवोल्यूशनरीज वर हैंग्ड। ब्रिटिश गवर्नमेंट इतने कड़े मेजर्स लेती है कि 45 हमारे रेवोल्यूशनरी जो थे उनको फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। मैनी वर अरेस्टेड, इवन की पैन इस्लामिस्ट लीडर्स, अली ब्रदर्स देखने को मिलेंगे इसमें, ठीक है, मौलाना आज़ाद देखने को मिलेंगे, हसरत मोहानी, दे वर इंटर्न्ड फॉर ईयर्स, उनको भी जेल में डाल दिया गया बहुत ज़्यादा समय तक। और इस समय आपको देखने को मिलेगा कि जो जो रेजिमेंट्स बागी हुई थी उनको डिसबैंड कर दिया गया। रिबेल रेजिमेंट्स जो थी इस समय दे वर डिसबैंडेड, उनको डिसबैंड कर दिया गया। किसके द्वारा? ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। और इन्होंने एक यहाँ पर नया कानून पास किया जिसके तहत उनके ऊपर कार्रवाई हुई, दैट वाज डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स 1915। इसके जरिए उनके ऊपर क्या लगाया गया? कोर्ट मार्शल किया गया इन सैनिकों के ऊपर, ठीक है। तो काफी कड़े मेजर्स लिए गए, काफी लीडर्स को फांसी दी गई, राजबिहारी बोस यहाँ से भाग गए, ठीक है, बहुत सारों को लीडर्स को है वो फांसी हुई, बहुत ज़्यादा भाग गए, ठीक है। इवन की पैन इस्लामिस्ट लीडर्स के ऊपर भी कार्रवाई हुई, बहुत लंबे टाइम तक लीडर्स को जेल में डाला गया। तो इस तरह से गदर मूवमेंट जो है वो क्या हो गया, अल्टीमेटली जब के लिए उन्होंने प्लान किया था कि 21 फरवरी 1915 को हम ये रिवोल्ट करेंगे, तो ये रिवोल्ट होने से पहले ही ख़त्म हो गया। अब देखिए ये गदर रिवोल्ट जो है, और भी कुछ इवेंट्स हैं जिनके कारण इसके ऊपर बहुत तगड़ा असर पड़ा। तो इनमें से एक चीज़, एक जो इवेंट जो है हमें देखने को मिलेगी वो था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का ब्रेकआउट होना, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का स्टार्ट होना। वर्ल्ड वॉर 1 जैसे ही स्टार्ट हुई, व्हेन इट ब्रोक आउट, एट दैट टाइम ब्रिटिश गवर्नमेंट curtailed सिविल लिबर्टीज एंड पॉलिटिकल फ्रीडम ऑफ इंडियंस। तो ऐसे में आपको देखने को मिलेगा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारी लिबर्टीज और हमारा पॉलिटिकल फ्रीडम हमसे छीन लेती है। ब्रिटिश गवर्नमेंट curtailed सिविल लिबर्टीज एंड पॉलिटिकल फ्रीडम ऑफ इंडियंस। तो इंडियंस के साथ में ये चीज़ होगी, उनकी सिविल लिबर्टीज़ और पॉलिटिकल फ्रीडम उनसे छीन लिया जाएगा इस समय। तो ऐसे में क्या कोई इस तरह का रिवोल्ट पॉसिबल हो सकता था? और इसी वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे हमें देखने को मिलेगा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट एक बिल लेकर के आती है विच वॉज ड्राफ्टेड बाय सिडनी रोलेट, ठीक है। एंड दिस वॉज ए रिएक्शनरी बिल, ठीक है, जहां पर ब्रिटिश गवर्नमेंट कहती है कि किसी भी इंडियन को वो शक के आधार पर अरेस्ट कर सकती है और किसी भी लीडर को अरेस्ट करेगी तो विदाउट ट्रायल। पुलिस को बेशुमार पावर्स दी जाती हैं इस समय, ठीक है। तो ऐसे समय में ये कानून जो है दिस वाज स्ट्रिक्टली अप्लाइड इन पंजाब। तो ये कानून जो है दिस वाज स्ट्रिक्टली अप्लाइड इन पंजाब, पंजाब में स्ट्रिक्टली इसको अप्लाई किया जाता है, ठीक है। ऐसे में गदर रिवोल्ट प्रूव्ड टू बी नॉन स्टार्टेड ओनली। तो ये गदर रिवोल्ट जो पंजाब से स्टार्ट होना था ये हो ही नहीं पाया, क्योंकि इस समय जो कानून लाया गया जिसमें कि किसी भी इंसान के ऊपर शक है पुलिस उसको उठाकर जेल में डाल सकती है, उसके ऊपर कोई भी ट्रायल्स नहीं लगेगी, और या तो कुछ ऐसे मुजरिम होंगे
ठीक है, जिन्हें मुजरिम घोषित किया जाएगी, ब्रिटिश गवर्नमेंट के मुजरिम होंगे, ठीक है, तो वो उनके लिए स्पेशल कोर्ट्स लगाएगी और उनको एकदम एक्सट्रीमली सवियर पनिशमेंट्स दी जाएंगी। तो ऐसे समय में पंजाब में इस तरह के सर्कमस्टांसिस बने कि गदर रिवोल्ट हो ही नहीं पाया। एक और इवेंट जो गदर रिवोल्ट के खिलाफ गई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय, तो हमें देखने को मिलेगा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जैसे ही स्टार्ट हुआ तो जो भी एक्टिविटीज़ हो रही थी नॉर्थ अमेरिका में, तो वो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो टॉलरेट नहीं कर पाती, ठीक है। ब्रिटिश गवर्नमेंट बिगेन टू फील इनसिक्योर, और इस इनसिक्योरिटी के चलते उन्होंने दे रिक्वेस्टेड यूएस गवर्नमेंट टू टेक एक्शन अगेंस्ट दीज गदराइट्स। तो ये जो गदर मूवमेंट चलाने वाले लीडर्स थे उनके खिलाफ में एक्शन लेने के लिए कहा गया। हेंस ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो रिक्वेस्ट किया था यूएस गवर्नमेंट को, तो यूएस गवर्नमेंट अरेस्टेड लाला हरदयाल। तो यहाँ पर इसी समय हमें देखने को मिलेगा कि यूएस गवर्नमेंट जो है उन्होंने क्या किया, दे अरेस्टेड लाला हरदयाल। लाला हरदयाल जिनके की अराउंड में ये रिवोल्ट चल रहा था, ये गदर मूवमेंट जो है वो चल रही थी। ही वॉज द न्यूक्लियस ऑफ दिस मूवमेंट। अब लाला हरदयाल को जब अरेस्ट कर दिया गया यूएस गवर्नमेंट के द्वारा, ही वॉज लेटर रिलीज्ड बाय द यूएस गवर्नमेंट ऑन द एश्योरेंस दैट ही विल नॉट लीड गदर एजिटेशन। तो इनको बाद में जेल से रिलीज कर दिया गया और रिलीज किया गया एक एश्योरेंस के ऊपर कि तुम यहां से आगे गदर एजिटेशन जो चल रहा है उसको लीड नहीं करोगे, ये बात कही गई लाला हरदयाल को। तो लाला हरदयाल इसके बाद में यूएस छोड़ देते हैं एंड दिस गदर एजिटेशन, दिस गदर मूवमेंट बिकेम लीडरलेस। तो हमें देखने को मिलेगा कि ये गदर मूवमेंट जो है ये आगे चल करके, यानी आइडियोलॉजिकली कहें आप या टैक्टिकली, स्ट्रेटेजिकली, फाइनेंशियली, हर तरीके से फेल्ड रही। और इसके फेल होने का कारण जो है, इन्होंने अंडर एस्टिमेट किया कि किस तरह की हमें प्रेपरेशन चाहिए, वो आइडियोलॉजिकली, फाइनेंशियली या टैक्टिकली, स्ट्रेटेजिकली किस तरह की प्रेपरेशन हमें करनी चाहिए, वो बेहतर ढंग से ये कर नहीं पाए। और यहाँ पर जो लीडर इस मूवमेंट के न्यूक्लियस थे लाला हरदयाल, ही वॉज अनसुटेड फॉर दिस जॉब। तो ये अच्छे तरीके से इस मूवमेंट को लीडरशिप नहीं दे पाए, ठीक है। और ये मूवमेंट जो कि एक बहुत बड़ी मूवमेंट साबित हो सकती थी, लेकिन कुछ इवेंट्स के चलते ये जो तैयारी की गई थी इस रिवोल्ट की, तो वो बाधित हो गई, डिसरप्ट हो गई। तो इसमें हमें देखने को मिलेगा कि जिस समय गदर का मूवमेंट चला, तो शायद ये मूवमेंट कुछ हद तक इफेक्टिव रह सकता था, लेकिन अगर उस समय कुछ चीज़ें ना हुई होती, शायद उस समय वर्ल्ड वॉर 1 ना हुई होती, शायद उस समय कोमागाता मारू वाला इंसिडेंट ना हुआ होता, ठीक है। वर्ल्ड वॉर 1 के कारण जो इंडियंस की लिबर्टी के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस और पॉलिटिकल फ्रीडम के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए, लाला हरदयाल के ऊपर वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट होने के बाद में जो कार्रवाई की गई यूएस गवर्नमेंट के द्वारा, शायद ये चीज़ें ना हुई होती, इनका असर जो है गदर मूवमेंट पर वो पड़ा। तो आई होप आपको गदर मूवमेंट से रिगार्डिंग, गदर जो रिवोल्ट हुआ, ठीक है, उससे रिगार्डिंग अच्छे से समझ में आया होगा। गदर रिवोल्ट जो है इसकी तैयारियां बहुत की गई, लेकिन अल्टीमेटली 21 फरवरी 1915 को जब ये रिवोल्ट होना था, ये हो नहीं पाया स्टार्ट। तैयारियां बहुत की गई, सिख मेंबर्स को, सिख इमिग्रेंट्स को नॉर्थ अमेरिका में ट्रेन किया गया, इंडिया में भी तैयारियां की गई, ठीक है, अपने कुछ लीडर्स भेज करके। लेकिन सर्कमस्टांसेस कुछ ऐसे हुए कि दिस गदर रिवोल्ट प्रूव टू बी नॉन स्टार्टेड ओनली। सो आई होप फ्रेंड्स आपको हमारी वीडियोस बहुत पसंद आ रही होंगी, ठीक है। तो आप अपने द्वारा कोई भी सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। तो मिलते हैं हम एक और इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर के, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।